सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सुपर प्राइम टाइम में बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बात पंजाब की। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। नई जिम्मेदारी के लिए राहुल गांधी ने चन्नी को बधाई दी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी को शुभकामनाएं भेजी। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कैप्टन को न्योता देने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी खुद जा सकते हैं। उनका शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे होगा। सूत्र यह भी बताते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि रंधावा भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अचानक खेल बदल गया। आखिरी समय में आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। हम आपको बताते हैं कि आखिरी 30 मिनट में कैसे ये पूरा खेल बदल गया। भांगड़ा हो रहा था, मिठाइयां बंट रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। लोगों का उत्साह आसमान पर था, उत्सव सा माहौल हो गया था। यह दृश्य है गांव धारोवाली का, जिला गुरदासपुर, सूबा पंजाब का। उसी गांव का जहां के रहने वाले हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। पुश्तों से हाथ छाप झंडा ढोने वाले रंधावा, जो सूबे के नए सरदार बनने की रेस में सबसे आगे खड़े थे, जिनके मुख्यमंत्री बनने के कयास सबसे ज्यादा लग रहे थे। कयासों के बीच रंधावा खुद तैयारी में जुट गए थे। चंडीगढ़ में काफिला तैयार हो गया था। वो राजभवन जाने के लिए तैयार थे। रंधावा के साथ दो उप मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा होने लगी थी। रंधावा विधायकों से मिल रहे थे। लग रहा था कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। लेकिन तभी अचानक आलाकमान का संदेश आया और पॉलिटिकल ड्रामे में एक एपिसोड और जुड़ गया। उनको कहा गया है कि जब तक आलाकमान वहां से आधिकारिक ऐलान नहीं करता तब तक आप राजभवन नहीं जाएंगे। राजभवन में पूरी तैयारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा के आने की। वहां पर मैसेज भी किया जा चुका है, लेकिन आधिकारिक ऐलान के लिए अभी रुका जा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तय हो गया कि रंधावा अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 30 मिनट में कैसे पूरा खेल बदल गया। कैसे सुखजिंदर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक क्या हुआ जिसने रंधावा के अरमानों पर पानी फेर दिया। इन सवालों का जवाब जानने से पहले जानिए कि कांग्रेस आलाकमान ने अपना हाथ रंधावा की बजाय चरणजीत सिंह चन्नी की पीठ पर क्यों रखा। कैप्टन की कुर्सी पर चन्नी के बैठने का ऐलान हो गया। चन्नी कौन है? क्यों इन्हें कांग्रेस ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया? कैसे चन्नी की किस्मत खुली? चन्नी में कैसे कांग्रेस भविष्य की राजनीति देख रही है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन चन्नी की कुंडली जानने से पहले जानिए आखिर 30 मिनट में हुआ क्या। 3:29 से 3:59 के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री का ऐलान जो है एक तरीके से तय हो गया कि कौन होगा। राहुल गांधी अपने घर से निकलते हैं, सोनिया गांधी के घर पहुंचते हैं। सोनिया गांधी के घर पहुंचने के बाद राहुल गांधी सारा कुछ सोनिया गांधी के सामने रखते हैं कि ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम किसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और वहां पे वो सरप्राइज एलिमेंट चन्नी का नाम सोनिया गांधी के सामने रखते हैं और फिर वो हामी भरवा के वापस आते हैं। और उसके बाद यहां से आने के बाद फिर एक तरह से ऐलान हो जाता है कि चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। शाम करीब 4:21 का वक्त हो रहा था। दिल्ली से रंधावा को मैसेज गया। उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। राजभवन जाने से पहले आलाकमान की ओर से आधिकारिक ऐलान होने की बात कही गई। शाम करीब 5 बजे चंडीगढ़ में पॉलिटिकल मूड चेंज होने लगा। कैप्टन कुर्सी कांड में पर्दे के पीछे खड़े नवजोत सिंह सिद्धू के अंडरग्राउंड होने की खबर आने लगी। खबर आई कि मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर कोप भवन में चले गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
खबर यह भी आई कि सिद्धू अजय माकन और हरीश रावत के साथ दिल्ली आने वाले हैं। लेकिन JW मैरियट होटल में विधायकों का जुटना शुरू हुआ। सिद्धू पहुंचे, विधायक पहुंचने लगे। सिद्धू साहब क्या होगा? सिद्धू साहब कोई कमेंट करेंगे? सिद्धू साहब किसको बना रहे हैं? देख सकते हैं ये नवजोत सिंह सिद्धू ये अभी उतरे हैं और JW मैरियट होटल के भीतर पहुंचे हैं दूसरी बार, और अभी किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। और लेकिन उनकी ये जो चुप्पी है, ये चुप्पी ही कई सारे सवाल खड़े कर रही है। और फिर रंधावा ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री के नाम का आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कुछ कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा जरूर। कब होगा? इधर दिल्ली में भी हलचल तेज थी। राहुल गांधी लगातार मीटिंग कर रहे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई। फिर 5:32 पर वेणुगोपाल ने कहा कि थोड़ी देर में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। That will be announced in Chandigarh. Within minutes. We have already decided, and party will going to announce it in Chandigarh very soon. शाम 5:36 चंडीगढ़ में मौजूद कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने ऐलान कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में अब पंजाब की कमान होगी। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हरीश रावत ने 6:30 पर राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। राज्यपाल से मिले और नए विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ तक ਤੁਸੀਂ इंतजार करो। बहुत धन्यवाद। अब जरा जानिए कि जबरदस्त ड्रामे के बाद अचानक जिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया कांग्रेस ने, वो हैं कौन? 15 मार्च 1963 को जन्मे चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। चन्नी ने पार्षद पद से राजनीति की शुरुआत की। वो 3 बार पार्षद रहे। 2007 में चमकौर साहिब से चन्नी इंडिपेंडेंट जीतकर पंजाब विधानसभा पहुंचे। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 2012 से 2017 में वो कांग्रेस के टिकट पर चमकौर साहिब से चुनाव जीते। कभी अमरिंदर सिंह के खास रहे चन्नी को 2017 में पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया था। जाहिर है कि डाउन टू अर्थ छवि वाले चरणजीत सिंह चन्नी के सिर पर ताज पहनाकर कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा दलित सिख पंजाब में हैं। इनकी संख्या लगभग 32% है। पंजाब के चमकौर साहिब विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वजह है कि चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि शाम होते होते जिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो सुबह से कहीं सीन में थे ही नहीं। सुबह अंबिका सोनी को कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था, लेकिन सेहत का हवाला देकर अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया। मुझे पद के लिए बोला गया था। आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मेरी मान्यता है आज से नहीं, पिछले 50 साल से, कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना चाहिए। इसके बाद फैसला हुआ कि हिंदू की जगह किसी सिख चेहरे को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पंजाब कांग्रेस ने आलाकमान के पास प्रस्ताव भेज दिया। दोपहर 2:48 सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सामने आया। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का प्रपोजल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भेजा। आलाकमान की मुहर का इंतजार किया जा रहा था। रंधावा ने विधायकों से भेंट मुलाकात तेज कर दी थी। राज्यपाल से मिलने की तैयारी कर ली थी। तभी आखिरी समय में खेल हो गया और रंधावा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता बना दिया गया। दिल्ली से कुमार कुंदन के साथ मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बना तो ली है, लेकिन इस सरकार में वो चेहरे बैकफुट पर हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ समझौते के लिए न सिर्फ नेगोशिएट किया, बल्कि दोहा समझौते पर दस्तखत भी किए। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
ये पहले से बनाए गए प्लान का हिस्सा था या अचानक सब कुछ बदल गया? सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर जैसे कद्दावर तालिबानी नेता पर हक्कानी नेटवर्क के आतंकी भारी पड़ने से ऐसे हालात बने। लेकिन हक्कानी नेटवर्क ताकतवर बना कैसे? देखिए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल हाउस की इनसाइड स्टोरी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। पिछले 3 दशकों में अफगानिस्तान में जितने भी संघर्ष हुए उन कहानियों में ये चेहरा भी दिखता है और नाम भी सुना जाता है। लेकिन वो अतीत था, मौजूदा हालात उससे बेहद अलहदा हैं। चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी, हाथ में कागज पर लिखा बयान और बयान को कैमरे पर पढ़कर सुनाता ये शख्स वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है जो तालिबान में सब कुछ ठीक होने और खुद के जिंदा होने के सबूत देने की कोशिश कर रहा है। ये वही मुल्ला बरादर है जिसे तालिबान लीडरशिप का बड़ा चेहरा माना जाता था, जो अमेरिका से जारी बातचीत के दौरान ताकतवर था, जिसके शब्द तालिबान लड़ाकों के लिए आदेश बन जाते थे। लेकिन अब उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, मुंह से निकलते लफ्ज कांप रहे हैं। मुल्ला बरादर के इस संदेश के पीछे बटे हुए तालिबान में ताकतवर गुट के शब्द सुनाई दे रहे हैं। जो शख्स 3 दशक से तालिबान को बोलना सिखा रहा था, उसके मुंह में बंदूक की नोक पर शब्द भरे जाने का इससे बड़ा सबूत कोई दूसरा नहीं होगा। यानी मुल्ला बरादर को लेकर जितने भी दावे किए जा रहे थे वो कपोल कल्पना नहीं है। सुपर पावर से समझौता करने वाला वो शख्स जिसने दोहा अग्रीमेंट पर आखिरी दस्तखत किए, वो तालिबान सरकार बनते ही अदृश्य हुआ नहीं, बल्कि उसे अदृश्य कर दिया गया है। क्यों और कैसे? मुल्ला बरादर को तालिबान की अंतरिम सरकार में डेप्यूटी पीएम बनाया गया, लेकिन जब तालिबान की अंतरिम कैबिनेट की कतर के मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई तो उसमें भी मुल्ला बरादर नजर नहीं आया। और इसके अलावा तालिबान सरकार की घोषणा के शुरुआती दिनों के बाद वो कभी नजर नहीं आया। अब सवाल यह है कि जब सूत्रों के हवाले से तालिबान के 2 गुटों में बंटने की खबर को एक लंबा वक्त बीत चुका था, तब मुल्ला बरादर का मैसेज क्यों सामने आता है? क्या विश्व बिरादरी से डील की उम्मीद मुल्ला बरादर के नाम पर ही टिकी है? इसलिए आखिर मुल्ला बरादर कहां है और क्या हुआ है अफगानिस्तान में? तालिबान सरकार का मुख्य चेहरा मुल्ला मोहम्मद अखुंद कैसे बना? बरादर का कद कैसे घटा? कौन बना तालिबान में ताकतवर शख्स? देखिए प्रेसिडेंशियल पैलेस की इनसाइड स्टोरी और अपनों की ही अदावत से सुलग रहे अफगानिस्तान में भविष्य की जंगी तैयारी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हक्कानी बनाम तालिबान, नई जंग फिर सुलगा अफगान। हक्कानी कैसे बना ताकतवर? विश्व मंच पर क्या पड़ा असर? प्रेसिडेंशियल पैलेस की कहानी कैसे बढ़ी बरादर की परेशानी? तालिबान असली वर्सेस नकली, बदले की आग फिर भड़की। दरअसल मुल्ला बरादर से जुड़ी जो खबर सामने आई थी वो पूरी तरह सच तो नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी तैर रही थी। बरादर की मौत नहीं हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंशियल पैलेस में ऐसा कुछ जरूर हुआ जिसने तालिबान में दो फाड़ कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए दावे के मुताबिक मुल्ला बरादर और उसके सिपह सालारों की हत्या हो चुकी थी। वहीं एक दावे में बरादर के जिंदा होने की खबर देते हुए बताया गया कि बरादर खुफिया ठिकानों में जान बचाकर छिपा है और उसकी कांपती आवाज में मैसेज भी सामने आया। लेकिन सवाल ये उठे कि जिस बरादर का तालिबान पर दबदबा था, जिसका फैसला आदेश माना जाता था, उसकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? आखिर सच्चाई क्या थी? इन तमाम सवालों का जवाब अब मिलने लगा है। जवाब मिले हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस की इनसाइड स्टोरी के खुलासे से, और यह खुलासा किया है IFE न्यूज एजेंसी ने, जिसने ट्वीट के जरिए दो जानकारी शेयर की है। पहले उन्हें देखिए, फिर इनसाइड स्टोरी का विस्तार भी हम आपको दिखाएंगे। IFE न्यूज एजेंसी ने खास खबर शीर्षक से पहला ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि तालिबान नेता मुल्ला बरादर पर हक्कानी नेटवर्क ने किया शारीरिक हमला। ठीक इसी तरह दूसरा ट्वीट भी किया गया, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में जारी मीटिंग के दौरान खलील उर रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठा और तालिबान नेता को पंच मारने लगा। उसके गार्ड्स ने भी हमला कर दिया। एक दूसरे पर गोलियां चली, जिसमें कई मौतें हुई और कई जख्मी हुए।
बरादर बच गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने राजधानी छोड़ दी। अब तक के हालात और सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बीच बरादर से जुड़ी ये जानकारी एक्सक्लूसिव है और इसका विस्तार चौंकाता है, क्योंकि रिपोर्ट जिस तरह से पेश की गई वो किसी चश्मदीद सोर्स की तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट के अहम पार्ट देखिए। दावे के तहत बरादर समझौते के तहत उदारवादी सरकार चाहता था। राष्ट्रपति भवन में सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। मुल्ला बरादर का जोर समावेशी कैबिनेट बनाने पर था। गैर तालिबानी और अल्पसंख्यकों की पैरवी की गई थी। चर्चा के एक पॉइंट पर हक्कानी नेटवर्क नाराज हो गया। बहस करते हुए खलीलुर रहमानी ने आपा खो दिया। खलीलुर रहमान हक्कानी ने बैठक में मारपीट की। दावा यह भी किया गया कि खलील उर रहमान हक्कानी के कुर्सी से उठते ही उसके गार्ड्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए, कई जख्मी हुए। हालांकि बरादर के घायल न होने की पुष्टि भी इस रिपोर्ट में की गई है, लेकिन आगे ये भी बताया गया कि इस घटना के बाद मुल्ला बरादर ने राजधानी काबुल छोड़ दी, कंधार की तरफ कूच कर लिया। कंधार जाने के पीछे बरादर का मकसद सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह खुंदजादा से आध्यात्मिक परामर्श करना भी बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुल्ला बरादर अमेरिका के साथ हुए दोहा समझौते के तहत ही ऐसी तालिबान सरकार बनाने के पक्ष में था जो दुनिया की मान्यता के खांचे में फिट बैठती हो। लेकिन पाकिस्तान ने अपने हित के लिए हक्कानी नेटवर्क को आगे बढ़ाया। तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क को ताकतवर बना दिया। नतीजतन शांति वार्ता का नेतृत्व करने वाला बरादर का चेहरा पीछे छूट गया और अमेरिका के घोषित आतंकी को कैबिनेट में जगह मिल गई। 7 सितंबर को जो कैबिनेट की लिस्ट जारी हुई उसमें तालिबान के बाहर से कोई नाम शामिल नहीं हुआ। अहम बात यह है कि तालिबान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था, यह सरकार उस समझौते के तहत बनी ही नहीं है। इस सरकार में हक्कानी नेटवर्क के 4 सदस्यों को पद दिए गए हैं, जिसमें FBI का वांछित सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल है। तो क्या अफगानिस्तान पर हमेशा की तरह अब भी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, या फिर कुछ ऐसा होना बाकी है जो कि तालिबान सरकार के लिए हाहाकारी साबित होगा? और अगर ऐसा होता है तो मुल्ला बरादर कहां होगा, तालिबान के साथ या फिर खिलाफ? मुल्ला बरादर के कंधार छोड़ने की इनसाइड स्टोरी में हक्कानी नेटवर्क का ताकतवर बनकर उभरना है और अमेरिका ने भी ऐसी तालिबान सरकार की कल्पना नहीं की थी। इसलिए आशंका के बीच एक संकेत यह भी मिल रहा है कि अब मुल्ला बरादर अपनी बेइज्जती का बदला लेने की तैयारी में है। इशारा मिला है अफगान उर्दू न्यूज के एक ट्वीट से। ट्वीट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि मुल्ला बरादर गुट ने अमेरिका के विशेष दूत जलमे खलीलजाद से संपर्क किया है। उनको मैसेज दिया गया है कि दोहा में जो अमेरिका और तालिबान में एग्रीमेंट हुआ था उसको अफगानिस्तान में लागू नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि दोहा ऑफिस के नेताओं को सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली। बरादर गुट ने जलमे खलीलजाद के जरिए अमेरिका से मदद भी मांगी है। बरादर गुट की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के लोग सरकार में अहम पद पर रहें। ये ट्वीट बेहद अहम है क्योंकि प्रेसिडेंशियल पैलेस की इनसाइड स्टोरी में जो दावा किया जा रहा है उसका एक सिरा अमेरिका में भी खुलता है, जबकि सूत्र बताते हैं कि दूसरा सिरा अफगानिस्तान के अंदर विद्रोहियों के गढ़ में खुल रहा है, जिनसे मुल्ला बरादर लगातार संपर्क में है और इन सब के टारगेट पर हक्कानी नेटवर्क बताया जा रहा है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ट्वीट। इस ट्वीट में एक तस्वीर को हाईलाइट करके दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कई तालिबानी सदस्यों में गुस्सा है। इन सब के निशाने पर खलील हक्कानी है और वो इसलिए क्योंकि उसने नंगरहार में इस्लामिक स्टेट खुरासान के पूर्व नेता गुल इनाम सीरत से मुलाकात की है, जो तालिबानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। इशारा साफ मिल रहा है। मुल्ला बरादर की जो खबरें आई थीं वो हवाई नहीं बल्कि उसमें कुछ हद तक सच्चाई थी, लेकिन इनसाइड स्टोरी ने बदले की जमीन गरमा दी है और सूत्र बता रहे हैं कि मुल्ला बरादर ताकतवर बनकर लौटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर चीन को चक्रव्यूह में घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं। वहां वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद क्वाड की मीटिंग में शामिल होंगे। इसी क्वाड की मीटिंग में चीन पर चोट करने का एक बड़ा ऐलान हो सकता है। न अग्निवर्षा होगी, न बारूद फटेगा, न रक्तपात होगा, फिर भी ऐसा प्रहार होगा जिससे बीजिंग में बैठा विस्तारवादी बादशाह कांप जाएगा। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा पर ऐसी चोट होगी जिससे चीन हिल जाएगा। जिनपिंग के सुपर लीडर बनने का ख्वाब मटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि ड्रैगन को जाल में फंसाने के लिए क्वाड ने प्लान बना लिया है। पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे
PRI कहते हैं, जिसके जरिए वो पड़ोसी मुल्कों को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी। जिस सीपैक के जरिए चीन ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ रखी है, वो भी इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसी तरह श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार सरीखे देशों को भी चमकती सड़कों और संसाधनों के जाल में चीन फंसा रहा है और चीन के इसी PRI वाले भ्रमजाल पर प्रहार करने वाला है। चीन के आक्रामक विस्तारवाद को रोकने के लिए बने क्वाड ने शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पहला मौका होगा जब दोनों नेता आमने सामने बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में PM मोदी का संबोधन 25 सितंबर को होगा। इसी 3 दिनों में चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि क्वाड के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का प्रमुख लक्ष्य चीन के PRI को उसके पैसों को लेकर मात देना है। क्वाड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्लान चीन के PRI के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से वापसी के बाद से ही अमेरिका ने अपने दूसरे सबसे बड़े दुश्मन चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहे जो बाइडेन अब हर हाल में चीन को काउंटर करने की योजना पर जोर लगा रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यही कारण है कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस समझौते को अंजाम दिया था। ऑकस समझौते के जरिए अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक ऑस्ट्रेलिया को देगा। अमेरिका ने अभी तक ऐसा समझौता भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल फोकस क्वाड की बैठक पर है, PM मोदी के प्लान पर है, जो चीन पर रक्तहीन अटैक करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। उधर दूसरे विश्व युद्ध जैसा भीषण युद्ध फिर कभी ना हो, इसके लिए दुनिया के कुछ देशों ने एक गठबंधन बनाया, जिसे नाम दिया गया नेटो। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने इस अलायंस की अगुवाई की। धीरे धीरे नेटो मजबूत होता गया और दुनिया के 30 मुल्क अपनी सेनाओं के साथ इस संगठन में शामिल हो गए। मगर अब एक ऐसी शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि 72 सालों बाद नेटो में दरार पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, किसने नेटो की सालों पुरानी नींव को हिलाया, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या 72 साल बाद नाटो टूट जाएगा? 30 देशों का यह मजबूत गठबंधन 7 दशक बाद बिखर जाएगा। आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों दुनिया के सबसे बड़े गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही हैं? तो आपको बता दें कि एक डील ने नाटो की नींव को हिलाकर रख दिया है। एक सौदे के चलते नाटो में शामिल देश अब एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया। मकसद था
दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात फिर न बने। दुनिया के मुल्क एक दूसरे को तबाह करने की बारूदी साजिश न रचे। इसी को ध्यान में रखकर कई देशों की सेना ने ट्रीटी करते हुए एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। वैसे तो नाटो गठबंधन में 30 देश शामिल थे, मगर इस संगठन की अगुवाई दो ताकतवर मुल्कों के हाथ में थी। पहला सुपर पावर अमेरिका और दूसरा शक्तिशाली फ्रांस। ये दोनों देश नाटो की रणनीति तय करते थे। इन्हीं दो देशों के नेता नाटो की फॉरवर्ड प्लानिंग का खाका तैयार करते थे। मगर अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका और फ्रांस में मतभेद बढ़ गए। दोनों ताकतवर देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहली बार फ्रांस ने वॉशिंगटन में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुला लिया। अब सवाल यह है, आखिर अमेरिका और फ्रांस के रिश्तों में दरार आने की वजह क्या है? दोनों देशों के बीच इतनी तल्खी क्यों बढ़ गई? वो जानिए। नाटो में दरार की वजह नंबर 1, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके का इंडो पैसिफिक रीजन में गठबंधन बनाना। नाटो में दरार की वजह नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच $100 अरब की डील का रद्द होना। नाटो में दरार की वजह नंबर 3, 4 देशों के क्वाड संगठन में यूरोपीय देश फ्रांस को शामिल न करना। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस नाम से एक सुरक्षा ग्रुप बनाया है जो चीन के अगेंस्ट बनाया गया है और इसके तहत वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने इस कारण से जो फ्रांस के साथ उनकी तकरीबन 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कन्वेंशनल सबमरीन सप्लाई करने की डील थी, वो कैंसिल कर दी। और फ्रांस को इसके बारे में पता नहीं। फ्रांस इससे बहुत नाराज है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि उसने अपने राजदूत तक वापस बुला लिए। असल में यही वो 3 वजहें हैं जिसे लेकर अमेरिका का सबसे पुराना साथी, सबसे जिगरी दोस्त भड़का हुआ है। मसला यह है कि 16 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन के खिलाफ एक फ्रंट तैयार किया जिसका मकसद था ब्लू वॉर जोन में चीन की घेरेबंदी करना, उसके विस्तारवादी सोच पर लगाम कसना। इसी को ध्यान में रखकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने प्रोजेक्ट AUKUS को हरी झंडी दी। ड्रैगन कंट्री के खिलाफ जो आक्रामक युद्ध नीति तैयार की, उसे लेकर यह दावा किया गया कि प्रोजेक्ट AUKUS के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को तैयार किया जाएगा। 18 महीनों के भीतर 8 सबमरीन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सौंपी जाएंगी। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंडो पैसिफिक रीजन के वॉर जोन में उतारा जाएगा। यूएस, यूके की मदद से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए सबमरीन्स बनाने का फैसला हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है नाटो कंट्रीज के अंदर, इस तरह का जो डिफरेंस है वो पहली बार देखने को मिल रहा है। और फ्रांस ने ये कहा है कि जरूरत पड़ने पर अब सोचा जा रहा है कि क्या वो एक यूरोपियन यूनियन का एक अलग सुरक्षा संगठन बनाए। उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी। इसके लिए तीनों देशों के मुखिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और प्रोजेक्ट AUKUS पर मुहर लगा दी। जैसे ही इस डील की खबर दुनिया के सामने आई, फ्रांस परेशान हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानते हैं क्यों? असल में प्रोजेक्ट AUKUS से पहले ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए फ्रांस पनडुब्बी बनाने वाला था और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच करीब $100 अरब का सौदा हुआ था, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस डीजल पनडुब्बी बनाकर देने वाला था। डील फाइनल होने के साथ फ्रांस ने पनडुब्बी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, मगर प्रोजेक्ट AUKUS के साथ ही फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के बीच डील रद्द हो गई। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अपनी नाराजगी खुले तौर पर बता दिया। यहां तक कि उनका मीडिया कह रहा है कि ये पीछ में छुरा घोंपने के समान है। और फ्रांस आज बात कर रहा है नाटो से अलग होने की। बस इसी बात से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो नाराज हो गए। पूरी दुनिया में हुई अपनी किरकिरी का बदला लेने के लिए फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। मगर फ्रांस की परेशानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से रद्द हुई डील ही नहीं है, बल्कि हाल ही में अमेरिका की बाकी देशों के साथ साठगांठ भी फ्रांस को रास नहीं आ रही। क्योंकि अब तक दुनिया यही जानती थी कि अगर किंग अमेरिका है तो वजीर फ्रांस है। दोनों देश दशकों से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।
कोल्ड वॉर में भी फ्रांस ने सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, मगर हाल फिलहाल में अमेरिका ने जिन देशों के साथ गठबंधन किया, जिसके साथ ट्रीटी की, उनमें फ्रांस शामिल नहीं था और इसकी सबसे बड़ी नजीर है क्वाड। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समझौता, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भी शामिल है। इस संगठन को भी चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन में तैयार किया गया है, मगर इसमें भी फ्रांस शामिल नहीं है। ठीक उसी तरह प्रोजेक्ट AUKUS में फ्रांस की मौजूदगी नहीं है और इसकी वजह क्या है ये भी जान लेते हैं। असल में मौजूदा दौर में अमेरिका को अगर किसी से थ्रेट है, अगर अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, तो वो सिर्फ चीन है। ऐसे में अमेरिका उन्हीं देशों के साथ हाथ मिला रहा है, गठबंधन कर रहा है, जिनकी ड्रैगन से सीधी टसल है, और इस मामले में फ्रांस दूर दूर तक नहीं है। इसलिए अमेरिका भी फ्रांस को साइडलाइन कर रहा है, मगर फ्रांस को यह बात शूल की तरह चुभ रही है। ऐसे में फ्रांस ने अब अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अगर ये तनातनी ज्यादा बढ़ी तो नाटो टूट भी सकता है या फिर दो खेमों में बंट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर पंजशीर में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध लड़ने वाले दोनों ग्रुप भले ही अफगानिस्तान के हैं, लेकिन टेस्ट दो महाशक्तियों के हथियारों का भी हो रहा है। तालिबान के पास अब मेड इन अमेरिका वेपन्स हैं, जबकि पंजशीर की ताकत रूस में बने हथियार हैं। रूस के हथियारों के बल पर ही पंजशीर घाटी में तालिबानियों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजशीर युद्ध में टेस्ट, किसका हथियार बेस्ट? यूएस वेपन वर्सेस रूसी हथियार। पंजशीर नहीं मान रहा महाशक्तियों का महाविनाशक। दो गुट बेहद ज्यादा घातक। पहाड़ों के बीच पंजशीर का बैटल ग्राउंड, जहां युद्ध हो चुका है कई गोलियों की बौछार और शवों के अंबार और तमाम दावों के बीच युद्ध आज भी बेनतीजा लगता है। वजह तालिबान और पंजशीर के शेरों के पास मौजूद घातक हथियार हैं, जिसे दुनिया की दो महाशक्तियों ने तैयार किया है। अफगानिस्तान की जमीन पर अब रूस और अमेरिका के हथियारों का भी इम्तिहान है, क्योंकि हथियारों के बल पर ही इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचना है। पंजशीर के लड़ाके रशियन हथियारों से लैस हैं। तालिबान के पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा है। पंजशीर को ताजिकिस्तान से रूसी हथियार मिल रहे हैं, तालिबान को अमेरिकी सेना के हथियार। पंजशीर के युद्ध की हर तस्वीर इसलिए भयावह नजर आती है। पंजशीर घाटी में कभी रशियन मशीन गन गरजती है तो कभी अमेरिकी M4 राइफल की तड़तड़ाहट होती है। पंजशीर के शेरों का हथियार डिपो देखकर तालिबान ही नहीं, दुनिया भी हैरान रह गई। अफगानिस्तान का एक प्रांत जिसके हौसले की मिसाल दी जाती है, उसके पास इतनी अकूत बारूदी ताकत होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइल्स तक पंजशीर की घाटी में मौजूद है। आखिर तालिबान से लोहा लेने वाली रेजिस्टेंस फोर्स के पास इतने हथियार कहां से आए? किसने पंजशीर को बारूद से लैस किया और कौन अभी भी पंजशीर के लड़ाकों को टिके रहने की हिम्मत दे रहा है? जवाब है रूस। पंजशीर के पहाड़ों पर तैनात हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स और दूर तक निशाना साधने वाली तमाम गन मेड इन रशिया। जबकि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका के तमाम हथियार तालिबान के कब्जे में। तालिबान को इतने हथियार, गाड़ियां और सैनिक साजो सामान मिला है कि तालिबान ने बदरी फोर्स तैयार कर दी। जबकि दूसरी तरफ पंजशीर में कई बरसों से रशियन हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। रूस पंजशीर की डायरेक्ट मदद कभी नहीं करता, बल्कि रशियन हथियार यहां ताजिकिस्तान के रास्ते पहुंचते हैं। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा 1344 किलोमीटर लंबी है। ताजिकिस्तान तालिबान को मान्यता नहीं देता है। पंजशीर में ताजिक मूल के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ताजिकिस्तान ने 15 अगस्त से पहले अफगानिस्तान के सैनिकों को भी शरण दी थी और अब पंजशीर के लोगों को भी ताजिकिस्तान से पूरी मदद मिल रही है। ताजिकिस्तान में कुछ दिन पहले ही रूस के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला भेजा गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तान जब तक पंजशीर के साथ है, रेजिस्टेंस फोर्स को बारूद और हथियारों की कमी नहीं होगी। फिलहाल अमेरिकी हथियारों और रशियन हथियारों के बीच जंग को दुनिया देख रही है। कहा जा रहा है कि पंजशीर में पाकिस्तान की मदद से तालिबान भले ही हावी हो गया, लेकिन रशियन हथियारों के बल पर रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके दोबारा पंजशीर को वापस लाने का दावा कर रहे हैं। अमेरिका और रूस दोनों दुनिया के बहुत बड़े हथियार सप्लायर हैं। इस युद्ध में अगर पंजशीर के लड़ाके तालिबान को खदेड़ने में कामयाब होते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर रशियन हथियारों की भी पूरी दुनिया में तारीफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अफगानिस्तान में 20 साल बाद सत्ता वापसी करने वाला तालिबान एक एक पैसे के लिए मोहताज है। नौबत हथियार बेचने तक की आ गई है। सूत्र बता रहे हैं कि देश चलाने के लिए तालिबानियों ने हथियार के बदले अफ्रीकी देशों से हीरे की बिग डील की है। वही IMF और वर्ल्ड बैंक के आर्थिक मदद से इनकार के बाद तालिबान पैसों के लिए और भी मारा मारा फिर रहा है। अब वो अपने मुल्क में भी सोने का खजाना ढूंढ रहा है। बंदूक से इश्क और बारूद से मोहब्बत, तालिबान की यही हकीकत है। महिलाओं पर बंदिश, अवाम पर अत्याचार, तालिबान का यही व्यवहार है। लेकिन क्या गोला बारूद से खेलने वाले तालिबानी अब हीरा जवाहरात से खेलेंगे? क्या महिलाओं पर कोड़े बरसाने वाले तालिबानी अब सोने का व्यापार करेंगे? आखिर अमेरिकी हथियारों के बदले हीरे का बिजनेस क्यों कर रहा है तालिबान? क्या सोने का खजाना बेचकर अफगानिस्तान को मालामाल करेगा तालिबान? सुनने में यह सब कुछ काफी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल सच। बारूदों से प्यार करने वाला तालिबान इस वक्त पैसे पैसे के लिए मोहताज है। चीन, पाकिस्तान की शह पर और हथियारों के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन अब देश को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तालिबान हुकूमत इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रही है। इसलिए तालिबान ने दूसरे देश से हथियारों की डील शुरू कर दी। जो लाखों अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथ लगे थे, अब इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में उसकी बोली लग रही है। सूत्रों के माने तो तालिबान इस समय बड़ी मात्रा में अफ्रीकी देशों को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि तालिबान आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए पैसों की जगह इन देशों से हीरे का सौदा कर रहा है। इसके पीछे तालिबान का मकसद ये है कि अफ्रीका के खदानों से निकलने वाला हीरा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और यहाँ के हीरे दुनिया भर में मशहूर है। सूत्रों की माने तो तालिबान अमेरिकी हथियारों के बदले अफ्रीकी देशों से हीरा ले रहा है और इन हीरों की वो अपने हिसाब से मुंह मांगी कीमत तय करेगा, फिर इसे दूसरे देशों को बेचेगा। यानी तालिबान हीरे की बिक्री को ही अपनी कमाई का अहम जरिया बनाना चाहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर तालिबान को ये सब क्यों करना पड़ रहा है? तो उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गई। राजधानी काबुल में लोगों को 2 वक्त का खाना मयसर नहीं हो रहा है। भुखमरी से बचने के लिए लोग अपने घरों के सामान बेच रहे हैं। टोलो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के पास चमन ए हौजरी की तरफ जाने वाली सड़क पर कालीन, फ्रिज, टीवी, सोफा समेत घर के कई सामान रखे हुए हैं। लोग कौड़ियों के दाम पर अपना सामान बेच रहे हैं। 1 लाख रुपए का घरेलू सामान लोग महज 20,000 और 25,000 का फ्रिज सिर्फ 5,000 रुपए में बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान राज में अफगानिस्तान में महंगाई भी आसमान छू रही। पिछले दिनों काबुल एयरपोर्ट की उस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, जिसके मुताबिक वहां एक बोतल पानी 3,000 रुपए में और एक प्लेट चावल 7,500 रुपए में मिल रहा था। मतलब एक तरफ नौकरी खत्म, बैंक बंद, देश बेहाल, सरकार कंगाल, ऊपर से तालिबानी अत्याचार और इन सब के बीच जिंदगी चलाने की जंग, पेट पालने की जंग। इसीलिए 2 जून की रोटी के लिए जो जिंदगी भर की कमाई सड़क पर लेकर बैठ गए हैं, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए टीवी, फ्रिज और एसी बेच रहे हैं। तो सोचिए, अफगानिस्तान में गरीबी की मारी जब आवाम इस कदर छटपटा रही तो उसकी सरकार पर क्या गुजर रही होगी। जानकार बताते हैं कि तालिबानी हुकूमत के सामने इकोनॉमी की चुनौती ही सबसे बड़ी है। बताया जाता है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान को यह पता चलने लगा कि महज लूटपाट, फिरौती, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स तस्करी और अरब देशों के शेखों के डोनेशन से देश को नहीं चला पाएंगे, वो पूरी नहीं हो पाएंगी जरूरतें। इसीलिए अब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक मदद के जुगाड़ में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ड्रग्स की तस्करी और दूसरे गैरकानूनी तरीकों से तालिबान की कुल आमदनी 3 बिलियन यानी 300 करोड़ थी, जो कि देश चलाने के लिए काफी नहीं। तालिबान का ये पैसा कतर के बैंकों में जमा है और इस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की नजर है। इसीलिए अब तालिबान अमेरिकी हथियार बेचकर देश चलाने के लिए पैसा जुटा रहा है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान ईरान और मिडिल ईस्ट के जरिए ड्रग्स और हथियार अमेरिका में सक्रिय आतंकी संगठनों बोको हराम और अल शबाब को बेच रहा है और बदले में उनसे हीरे की डिमांड कर रहा है। इतना ही नहीं, देश चलाने के लिए तालिबान ने अपनी नजर अफगानिस्तान की बेशकीमती सोने के खजाने पर भी गड़ा दी। केयरटेकर सरकार ने 2000 साल पुराने बैक्ट्रियन खजाने की तलाश शुरू कर दी। दरअसल बैक्ट्रियन खजाना अफगानिस्तान की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। 4 दशक पहले उत्तरी जजवान प्रांत के केंद्र शेरबरगन जिले के तेला तापा क्षेत्र में
बैक्ट्रियन गोल्ड खजाना मिला था। बताया जाता है कि इस खजाने में हजारों सोने के टुकड़े हैं, जिनमें सोने की अंगूठियां, सिक्के, हथियार, झुमके, कंगन, हार, हथियार और मुकुट भी हैं। सोने के अलावा यह खजाना कई बेशकीमती पत्थर जैसे फिरोजा, कारेलियन और लेपिस लाजुली से तैयार किया गया था और इसे फरवरी 2021 में पूर्व सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में लाया गया था। आशंका जताई जा रही कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी इसे अपने साथ ले गए होंगे। इसीलिए तालिबानी सरकार ने दो टूक कह दिया है कि अगर बैक्ट्रियल खजाने को बाहर भेजा गया तो ये देशद्रोह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। सीरिया वही मुल्क है जिसे ISIS ने तबाह कर दिया। बगदादी के खात्मे के साथ ही ISIS का वजूद भी सीरिया में धुंधला हो गया, मगर सालों बाद सीरिया में ISIS का बारूदी ट्रेलर फिर देखने को मिला है। जी हां, सीरिया की राजधानी दमिश्क में बीते 48 घंटों से ब्लैकआउट है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS है। आखिर कैसे, देखिए। एक धमाका और सीरिया की राजधानी दमिश्क में अंधेरा छा गया। एक भीषण ब्लास्ट के साथ पूरा शहर वीरान हो गया और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 48 घंटों से दमिश्क में वही हालात हैं। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। असल में 48 घंटे पहले दमिश्क के दक्षिण पूर्व से गुजरने वाली एक गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। हमले की जिम्मेदारी सीरिया के खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली। जानते हैं इस गैस पाइपलाइन को उड़ाने के पीछे का मकसद क्या था? राजधानी दमिश्क के इलेक्ट्रिक सिस्टम को ध्वस्त करना, वहां के लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर करना, क्योंकि जिस पाइपलाइन आईसिस ने धमाका करके तबाह किया उसी से दमिश्क और आसपास के इलाकों तक बिजली की सप्लाई होती थी। न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक ये नेचुरल गैस वाली पाइपलाइन तीशरीन प्लांट और दीर अली प्लांट से जुड़ी थी। दमिश्क के दक्षिण पूर्व में मौजूद इन्हीं प्लांट से सीरिया की बिजली की आखिरी जरूरत पूरी होती थी, लेकिन ISIS के आतंकवादियों ने इसी पाइपलाइन को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके चलते बिजली सप्लाई ठप हो गई, क्योंकि गैस जिन बिजली स्टेशन तक जाती थी वो ठप हो गई। अस्थायी रूप से उन्हें बंद करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे दमिश्क में बिजली गुल हो गई। नीदरलैंड बेहद खूबसूरत नज़ारे और बिंदास लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। इस देश की खासियत यह भी है कि यहाँ के लोग लंबे होते हैं। यहाँ के ज्यादातर निवासियों की हाइट, खासकर पुरुषों की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा होती है। लेकिन अब इस देश के लोगों की लंबाई अचानक घट रही है। पहले के मुकाबले यहाँ के लोगों की हाइट 1 से 1.5 सेंटीमीटर कम हो गई है। नीदरलैंड की खूबसूरत वादियों के बीच दो चीजें किसी को भी आकर्षित करती हैं। पहली, हर सड़क पर साइकिल सवार और साइकिल की सवारी करते लंबे लोग। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों की लंबी हाइट पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के ज्यादातर पुरुष 6 फीट या उससे अधिक हाइट की होते हैं, जबकि महिला भी 5 फीट 7 इंच से अधिक लंबाई की होती हैं। ये देश एक बार फिर यहाँ के लोगों की लंबाई को लेकर चर्चा में है। खबर यह है कि अब यहाँ के लोगों की लंबाई पहले जैसी नहीं रह गई है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की तुलना में कम हाइट वाली है। तुलना 1980 और 2001 में पैदा होने वालों की हुई है। 2001 में पैदा हुए पुरुषों की लंबाई करीब 182.9 सेंटीमीटर है। 2001 में पैदा होने वाली लड़कियों की लंबाई 169.3 सेंटीमीटर है। 1980 में पैदा होने वाले पुरुष महिलाओं की तुलना में ये 1 से 1.4 सेंटीमीटर कम है। रिसर्च से पता चला है कि देश से बाहर रहने और खाने पीने के तरीकों में बदलाव की वजह से लोगों की लंबाई में बदलाव आ रहा है। हालांकि इसके बावजूद नीदरलैंड अभी भी लोगों की लंबाई के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। दुनिया में नीदरलैंड अभी भी दुनिया का सबसे लंबे लोगों वाला देश है। रिसर्च में 7 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। माना गया कि अब नीदरलैंड पहले जैसा नहीं रह गया। यहाँ के लोग दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और लंबे समय के बाद अपने देश लौट रहे हैं। खाने पीने का स्टाइल भी जमाने के साथ बदल रहा है। नीदरलैंड के लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन सबसे अहम बायोलॉजिकल लिमिट है, जिस पर वैज्ञानिकों को शोध करना होगा। नए जनरेशन के साथ अगर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लोगों की हाइट कम होती रही तो जल्द ही नीदरलैंड सबसे लंबे लोगों के देश की पहचान खो देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात रूस की, जहां आज संसदीय चुनाव की वोटिंग का आखिरी दिन है और आज ही वहां 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में ही मतदान किया। यह अपने आप में एक अहम घटना है। तो आइए जानते हैं कि वोटिंग का यह अनोखा तरीका कैसे संभव हो पाया और यह अंतरिक्ष की खबर धरती तक कैसे पहुंची। रूस के संसदीय चुनाव में किसकी जीत, किसकी हार? क्या व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड पार्टी फिर करेगी किला फतेह?
या पुतिन के गढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी लगाएगी सिंह, इसका फैसला अगले चंद घंटों में हो जाएगा। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 19 सितंबर तक यानी 3 दिनों तक रूस में संसदीय चुनाव हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच 2 मतदाताओं की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 19 सितंबर यानी चुनाव के आखिरी दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद 2 एस्ट्रोनॉट ने वोट डाले। ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र दुबोव नाम के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑनलाइन वोटिंग में भागीदारी की। इसकी जानकारी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने वीडियो अपलोड करके दी। रूस में संसदीय चुनाव आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। संसदीय चुनाव लोगों को अर्थव्यवस्था, असहमति पर कार्रवाई, कोरोना महामारी में सरकार के रवैये पर गुस्सा जाहिर करने का मंच देता है। इसी डर से सत्तारूढ़ पार्टी यूनाइटेड रशिया ने अपने नियंत्रण पर पकड़ बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष किया। पुतिन ने संसदीय चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 3 दिन की वोटिंग में तमाम गुना भाग हुए, आरोप प्रत्यारोप के दौर चढ़े। लेकिन मतदान के आखिरी दिन जब अंतरिक्ष में 2 एस्ट्रोनॉट्स ने वोट डाले तो ये तस्वीर रूसी संसदीय चुनाव के लिए एक नजीर बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।